वेलकम टू मैकजोना। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रैंकाइन साइकिल। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जब हमने स्टीम पावर प्लांट को कार्नोट साइकिल के ऊपर चलाने की कोशिश की तो इस तरह की टीएस डायग्राम हमारे पास हासिल हुई थी। इसमें सबसे पहला इशू जो हमने फेस किया था वो ये था कि हम मैक्सिमम टेम्परेचर 374 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा नहीं लेके जा सकते। दूसरा इशू कि एट द एग्जिट ऑफ द टर्बाइन हमें क्वालिटी बहुत कम मिलती है। ये चीज़ टर्बाइन में एरोजन काज करती है और टर्बाइन की लाइफ को कम करती है। तीसरा, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन ऑफ टू फेज फ्लूइड कि यहाँ पे टू फेज फ्लूइड को बॉयलर के प्रेशर तक कंप्रेस करने के लिए हमारे पास कोई इक्विपमेंट नहीं था। ये सारे मसाइल हल हो सकते हैं अगर हम कार्नोट साइकिल में थोड़ी सी चेंज करें। वो चेंज क्या है? वो ये है कि अगर हम स्टीम को थोड़ा सा सुपर हीट करवा लें। सुपर हीट करवाने से आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन होगी। आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन होने के बाद क्वालिटी बेहतर हो जाएगी, यानी जो क्वालिटी वाला मसला था वो हल हो जाएगा। तीसरी चीज़ कि जो टू फेज़ फ्लूइड को पंप करने के लिए हमारे पास कोई इक्विपमेंट नहीं है। अगर हम इसको कम्प्लीटली कंडेंस करवा दें तो हमारे पास यहाँ पे सैचुरेटेड लिक्विड बचेगा। जो एक फेज़ है उसको कंप्रेस करवाना या उसको पंप करना बॉयलर के प्रेशर पर बहुत आसान है। तो ये दोनों चेंजेस अगर हम कर लें कार्नोट साइकिल में तो हमारे पास जो नया साइकिल बनता है उसको हम कहते हैं रैंकाइन साइकिल। रैंकाइन साइकिल एक ब्रिटिश मैकेनिकल इंजीनियर विलियम रैंकाइन ने डिज़ाइन किया था, उसी के नाम के ऊपर ये रखा गया है रैंकाइन साइकिल। ये आइडियल साइकिल है वेपर पावर प्लांट्स के लिए। वेपर पावर प्लांट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें वर्किंग फ्लूइड अपनी फेज चेंज करता है। यानी मिसाल के तौर पर यहाँ अगर हम लिक्विड वाटर यूज़ कर रहे हैं तो वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा और स्टीम से दोबारा लिक्विड में आ जाएगा। और ये इंटरनली रिवर्सिबल साइकिल है। इस इंटरनली रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है ये हम आने वाली वीडियोज़ में डिटेल से डिस्कस करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही कि ये ऐसा साइकिल है कि इस दौरान हमें इंटरनली मैक्सिमम वर्क मिलेगा। अब देखते हैं कि ये साइकिल किस तरह काम करता है। हम पंप लिक्विड को प्रेशराइज करता है टिल द बॉयलर प्रेशर। बॉयलर क्योंकि कांस्टेंट हीट ट्रांसफ़र डिवाइस है तो यहाँ पर कांस्टेंट यानी बॉयलर में प्रेशर कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पे पंप में हम बॉयलर के प्रेशर तक उसको प्रेशराइज कर देते हैं। अब बॉयलर में हीट इंटर होती है फर्नेस की मदद से। फर्नेस में हम कोई फ्यूल बर्न करते हैं, वो उसकी कंबस्शन होती है और फ्लू गैसेस चिमनी के थ्रू बाहर निकल जाती हैं और जो हीट होती है वो बॉयलर में आती रहती है। अब अगर हम फ्यूल कोल यूज़ कर रहे हैं तो हम इस पावर प्लांट को कोल पावर प्लांट कहेंगे। अगर हम ऑयल यूज़ कर रहे हैं तो अमूमन इस पावर प्लांट को हम थर्मल पावर प्लांट कहते हैं। और नेचुरल गैस यूज़ कर रहे हैं तो गैस पावर प्लांट कहेंगे। और अगर हम न्यूक्लियर मटेरियल को मिसाल के तौर पर फिशन करवा कर या यूरेनियम इस्तेमाल करके अगर हम इससे एनर्जी हासिल कर रहे हैं तो हम इसे न्यूक्लियर पावर प्लांट कहेंगे। बाकी सारा साइकिल सेम होगा, सिर्फ फ़र्क होगा कि हम बॉयलर को एनर्जी कहाँ से दे रहे हैं। बॉयलर के आगे हम एक सुपर हीटर लगा होता है। यहाँ से जब स्टीम गुजरती है तो वो सुपर हीटेड स्टीम बन जाती है। वो सुपर हीटेड स्टीम हम टरबाइन में एक्सपेंड करवाते हैं। टरबाइन की शाफ्ट जनरेटर के साथ कपल होती है और इलेक्ट्रिक पावर प्रोड्यूस होती है। टरबाइन के एग्जिट पे हमारे पास लिक्विड और वेपर दोनों होते हैं तो हम उसको कंडेंस करवा लेते हैं ताकि ये एक ही फेज़ में आ जाए और पंप के लिए आसानी हो। तो यहाँ से कंडेंसर में हम इस टरबाइन से निकलने वाली स्टीम की हीट को रिजेक्ट कर देते हैं नियर बाय चैनल जो कैनाल या लेक से आ रहा होता है। इस तरह ये कंडेंसेशन हो जाती है और जो हमें लिक्विड हासिल होता है कंडेंसर के बाद वो हम दोबारा पंप के थ्रू कर देते हैं और ये क्लोज साइकिल में बार बार चलता रहता है। इसी स्टीम पावर प्लांट की स्कीमेटिक को हम स्टीम टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम पर देखते हैं। यहाँ पर हमने सैचुरेटेड लिक्विड को प्रेशराइज़ किया 1 से 2 के दरमियान और पंप का जो वर्क होता है वो हमें देना पड़ता है। यानी प्लांट जो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है यहाँ से, यानी टरबाइन ने जितना वर्क प्रोड्यूस किया उसका कुछ हिस्सा पंप चलाने में इस्तेमाल होता है। ये पंप जो हमें देना पड़ता है। उसके बाद ये हीट इनपुट यानी जो हमारे पास लिक्विड है उसको हम हीट करते हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ता रहता है, वो सैचुरेटेड लिक्विड बनता है। उसके बाद वो वेपर बनना शुरू हो जाता है और इस सारे सैचुरेशन रीजन के अंदर उसकी फेज चेंज होती रहती है। यानी यहाँ पे लिक्विड था, आहिस्ता आहिस्ता ही वेपर बनता बनता यहाँ पे आके टोटली वेपर बन जाता है। उसके बाद ये सुपर हीटर से गुजरता हुआ सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है।
उसके बाद यहाँ पर टरबाइन में हम इसे एक्सपेंड करवाते हैं 3 to 4। टरबाइन में एक्सपेंशन करते जब में हमारे पास पावर प्रोड्यूस होती है, और हम इस चीज़ को मेक श्योर करते हैं कि क्वालिटी ऑफ स्टीम एट द एग्जिट ऑफ टरबाइन इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन 90%। यानी जो कार्नाट वाला मसला था वो हम यहाँ पर हल कर लेते हैं। उसके बाद हम इसको कम्प्लीटली कंडेंस करवा लेते हैं ताकि सिंगल फेज फ्लूइड मिले और कार्नाट वाला मसला हम हल कर लें। अब हम इन कंपोनेंट्स का वर्क या हीट इनपुट या हीट आउटपुट किस तरह कैलकुलेट करना है वो देखते हैं। एनर्जी बैलेंस ऑफ द रैंकिन साइकिल। अब ये रैंकिन साइकिल स्टीम पावर प्लांट्स के ऑपरेशन में इस्तेमाल होता है। अब इसके 4 कंपोनेंट्स हैं, बॉयलर, टरबाइन और कंडेंसर। ये हमेशा एक ही स्टेट पर काम करते हैं। मिसाल के तौर पर पंप में हमेशा पानी 75 किलो पास्कल पे अगर इंटर होता है तो ये 3 मेगा पास्कल पे एग्जिट होता है, और ये हमेशा अपने नॉर्मल ऑपरेशन में इसी के ऊपर काम करते रहते हैं अनटिल अनलेस कोई मेंटेनेंस का या कोई पंप में इशू आ जाए। तो हम इस तरह के जो डिवाइसेस को जो एक ही स्टेट्स पर काम करते हैं हम कहते हैं स्टेडी फ्लो डिवाइसेस। इनका एनालिसिस हम एनर्जी इक्वेशन से करते हैं जिसको हम स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन कहते हैं। ये हम इक्वेशन हम आने वाली वीडियोस में ड्राइव भी करेंगे। अभी तक के लिए हम इसको देखते हैं कि ये होती है Q in माइनस Q आउट प्लस W in माइनस W आउट इज इक्वल टू HE माइनस HI। Q यानी हमारे पास हीट इनपुट है, ये हीट आउटपुट है, वर्क इनपुट, वर्क आउटपुट, इंथाल्पी आउट, इंथाल्पी इन। अब इस एनालिसिस में हमारे पास जो चेंज इन काइनेटिक या पोटेंशियल एनर्जी होता है वो बहुत कम होता है, तो इसके बनिस्बत हीट और वर्क की वैल्यूज़ के हिसाब से तो हम इनको नेगलेक्ट कर देते हैं। अब इस इक्वेशन को जो स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन है हम हर कंपोनेंट पे लगाते हैं और उसका रिलेशन ड्राइव करने की कोशिश करते हैं। शुरू करते हैं पंप से। पंप के लिए हमने वही इक्वेशन लिख दी, Q in माइनस Q आउट प्लस W in माइनस W आउट प्लस एंथैल्पी आउट माइनस एंथैल्पी इन। अब पंप जो है वो आइसेंट्रोपिक एक डिवाइस है या ना, यानी ये रिवर्सिबल एडियाबैटिक होता है। इसमें ना हीट इंटर होती है ना एग्जिट होती है, तो ये दोनों टर्म्स ज़ीरो हो जाएंगी। और ये वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस है, यानी इसका वर्क देना पड़ता है, तो इसका वर्क आउटपुट भी ज़ीरो होगा। तो W in हमारे पास हो जाएगा HE माइनस HI। अब HE H एग्जिट है, इसके लिए H2 माइनस H1। इसको हम एक और तरीके से भी निकाल सकते हैं, इज इक्वल टू न्यू इंटू P2 माइनस P1। अब यहाँ पे H1 ये जगह यहाँ पे लिक्विड जो है वो सैचुरेटेड हालत में है, तो H1 होगा इज इक्वल टू HF एट जो इस पॉइंट पर प्रेशर होगा, यानी जो कंडेंसर का प्रेशर होगा, क्योंकि ये सैचुरेशन रीजन में ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन होती है। इसको H1 HF एट P1। इसी तरह ये न्यू स्पेसिफिक वॉल्यूम जो है ये स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड के बराबर होगा एट P1 इस पॉइंट के ऊपर। इसी तरह हम यानी अगर हमने पंप का वर्क इनपुट निकालना है तो हम H2 माइनस H1 इंथैल्पी ऑफ एग्जिट माइनस इंथैल्पी ऑफ इनलेट, या हम इस स्पेसिफिक वॉल्यूम इंटू P2 माइनस P1 से निकाल सकते हैं। ये सारी रिलेशंस हमने पर यूनिट मास ड्राइव किए हुए हैं, वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरह हम बॉयलर के लिए करते हैं। बॉयलर जो है वो एक वर्किंग डिवाइस नहीं है, तो इसका वर्क इन और वर्क आउट दोनों ज़ीरो होंगे, और इसको हमें हीट देनी पड़ती है। फर्नेस से हीट हम सप्लाई करते हैं QN, और ये इसमें से हीट रिजेक्ट नहीं होती। QN इज इक्वल टू H एग्जिट माइनस H इनलेट। H एग्जिट इसका है H3 माइनस H2, तो और ये भी किलो जूल पर केजी में होगा क्योंकि हम एनर्जी पर यूनिट मास कर रहे हैं। इसी तरह हमने पंप और बॉयलर के लिए किया, इसी तरह हम टरबाइन और कंडेंसर के लिए करते हैं। हमने वही इक्वेशन दोबारा लिख ली, Q in माइनस Q आउट प्लस W in माइनस W आउट इक्वल टू HE माइनस HI। अब टरबाइन जो है वो वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस है, ये आइसेंट्रोपिक के लिए काम करता है, यानी इसमें ना हीट इंटर होती है ना लीव करती है, तो Q in और Q आउट इसका होगा। ये वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस है टरबाइन, यानी यहाँ से हमें वर्क मिलता है, तो वर्क इनपुट इसके लिए ज़ीरो होगा, तो वर्क आउट हो जाएगा इज इक्वल टू
HI माइनस HE। HI इंथाल्पी एट इनलेट इसके लिए H3 है और इंथाल्पी एट एग्जिट इसके लिए H4 है, और ये भी किलो जूल पर केजी में आएगा। यही इक्वेशन हमने कंडेंसर के लिए लिख ली। स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, हीट इनपुट माइनस हीट आउटपुट प्लस W इनपुट यानी वर्क इनपुट माइनस W आउटपुट इज इक्वल टू इंथाल्पी एट एग्जिट माइनस इंथाल्पी एट इनलेट। कंडेंसर इज नॉट अ वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस, ये हीट ट्रांसफरिंग डिवाइस है, तो QN ये हीट ट्रांसफरिंग डिवाइस है, तो इसके लिए WN और W आउट 0 हो जाएगा, और ये हीट रिजेक्ट करता है, हीट इंटर इसमें नहीं होती, तो इसके लिए Q आउट आ जाएगा हमारे पास HI माइनस HE, यानी HI इसके लिए है हीट इंथाल्पी एट इनलेट H4 और इंथाल्पी एट एग्जिट है इसके लिए H1। ये भी होगा किलो जूल पर केजी के यूनिट्स में। इस तरह हम इन तमाम कंपोनेंट्स का एनालिसिस कर सकते हैं कि किसने कितनी हीट रिजेक्ट की, किसने कितनी हीट ली, किसने कितना वर्क कंज्यूम किया, किसने कितना वर्क प्रोड्यूस किया। अब हम इसकी थर्मल एफिशिएंसी निकालने की कोशिश करते हैं। थर्मल एफिशिएंसी है हमारे यहाँ पे हमारे पास है वर्क नेट ओवर QN। वर्क नेट हम दो तरीके से निकाल सकते हैं कि कितना वर्क नेट का मतलब ये है कि कितना वर्क प्रोड्यूस हुआ और कितना उसकी इंटरनल कंजम्पशन में इस्तेमाल हुआ। इन दोनों का हम डिफरेंस ले लें, अगर वर्क डन ऑफ टरबाइन माइनस वर्क डन ऑफ पंप, तो हमारे पास आ जाता है नेटवर्क। और इसी तरह हम इसको एक और तरीके से भी निकाल सकते हैं कि ये हमने हीट इनपुट की है बॉयलर वाले पोर्शन में और कंडेंसर वाले पोर्शन में हीट आउटपुट हुई है। इन दोनों का जितना डिफरेंस होगा वो हमारे नेटवर्क के बराबर होगा। तो इन दोनों तरीक़ों से आप किसी भी तरीके से यहाँ वर्क नेट फाइंड करके QN से डिवाइड कर दें, हमारे पास थर्मल एफिशिएंसी आ जाएगी। यहाँ मैंने QIN माइनस Q आउट की वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई किया हुआ है, या आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये दोस्तों ये था रैंकिन साइकिल। अभी जो पढ़ा है उसको चलें रिवाइज कर लेते हैं। इस पूरी डिस्कशन में हमने देखा कि कार्नोट वेपर साइकिल के साथ जो भी इश्यूज आ रहे थे वो हमने उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके एक नया साइकिल बनाया जिसको हमने रैंकिन साइकिल कहा। ये एक आइडियल साइकिल है जो वेपर पावर प्लांट्स के लिए इस्तेमाल होता है, उससे हमने वो सारे मसाइल हल कर लिए। कार्नोट साइकिल जो है वो हमें रीज़नेबल एफिशिएंसी देता है वेपर पावर साइकिल्स के लिए, ये हम आने वाले प्रॉब्लम्स में देखेंगे। उसके बाद हम कार्नोट साइकिल को डीपली देखेंगे कि इसमें कहाँ कहाँ एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है कि हम इसकी एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं, कहाँ से हम हीट को बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं ताकि हमारे एनर्जी बेहतर से बेहतर तरीके से इस्तेमाल हो और साइकिल की एफिशिएंसी बढ़ सके। अगली वीडियो के लिए थैंक यू, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।